बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 12। और आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है आइए देखते हैं। प्यारे बेटे, चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 में हम जो चीज़ आज पढ़ेंगे दैट इज़ यूजेस ऑफ सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड। सल्फ़र और उसके कंपाउंड्स के इस्तेमालात पढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ सल्फ़र इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फ़र का क्या रोल है, ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है यूजेस ऑफ सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड, इसमें 3 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है वल्कनाइजेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजर्स, और तीसरा है गन पाउडर, ढिशुम। ठीक है, सबसे पहले हम वल्कनाइजेशन को समझते हैं। वल्कनाइजेशन क्या है आइए देखते हैं। प्यारे बेटे, आपको पता है ये जो रबर होता है ना, रबर ये एक पॉलीमर होता है। इस तरह चेन होती है पॉलीमर की। पॉलीमर समझते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे मोनोमर आपस में मिलकर लंबी लंबी चेन्स बना दें, जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। ये रबर भी क्या है, पॉलीमर है, सिंथेटिक होता है, इंसान बनाता है। ये रबर है, RUBBER। ओके, ये रबर है। अच्छा, इस रबर को जब आप खींचेंगे ना तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, ये खींचने से कड़क 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 टूटता चला जाएगा। कौन? ये रबर। यानी इस रबर की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मजबूत नहीं है रबर। अब हम क्या करते हैं कि इस रबर के अंदर ऐड करते हैं सल्फ़र को। किसको ऐड करते हैं? सल्फ़र को। सल्फ़र क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। सल्फ़र का जो एक एटम होता है ना, S, और वो दूसरे एटम के साथ मिलके, यानी S और S आपस में मिलके ना, ये यहाँ पर एक ब्रिज बना देते हैं। सेम ऐसे ही S और S मतलब सल्फ़र के एटम जो है इस तरह से ये ब्रिज बना देते हैं। इधर भी आप बना लें सल्फ़र। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं? SS, या इसे बोलते हैं डाई सल्फ़ाइड ब्रिजेस, BRIDGES। ठीक है, ये डाई सल्फ़ाइड ब्रिजेस कहते हैं इसको। अब क्या हुआ कि इस पॉलीमर के अंदर जो है वो सल्फ़र आ गया, क्रॉस लिंक हो गया। सल्फ़र के आने की वजह से इस रबर की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो गया है। अब अगर आप इस रबर को खींचोगे तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, बल्कि लंबा होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र क्रॉस लिंक और डाई सल्फ़ाइड ब्रिज। तो रबर के अंदर सल्फ़र को इस तरह से डाल देना और रबर की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। आगे चलते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? खाद। फर्टिलाइज़र बेसिकली एक ज़मीन के ऊपर जब फसल उगाई जाती है तो वो फसल के जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को, तो ताकि वो अपनी नशोनुमा करें, अपनी अफजाइश करें। तो सल्फ़र जो है ये पौधे के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, पौधे की ग़िज़ा है। तो ज़मीन से पौधा जो है वो सल्फ़र को टेकअप कर लेता है। अब उसी ज़मीन पर जिस पर एक दफ़ा फसल उग चुकी है, दोबारा एक और फसल आप उगाना चाहेंगे तो उस ज़मीन के अंदर सल्फ़र की कमी होगी। तो सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से एडिशनल तौर पर हम लोग फर्टिलाइज़र खादें डालेंगे जिनके अंदर सल्फ़र होगा। ठीक है, सल्फ़र कंटेनिंग फर्टिलाइज़र। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी खादें हैं जिनके अंदर सल्फ़र होता है? एक तो जिप्सम है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी के मालिक्यूल। ये असल फार्मूला है जिप्सम का। आपकी बुक में यहाँ पे 5 पानी के मालिक्यूल लिखे हुए हैं, जो कि गलत है। 5 पानी के मालिक्यूल कॉपर सल्फेट में होते हैं, कैल्शियम सल्फेट में नहीं होते। देखें, इसमें सल्फेट है तो जिसमें सल्फेट है उसमें सल्फर है, बस। आगे देखें, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिख देता हूँ, NH4 होल ट्वाइस
और SO4, दिस इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। इसमें भी क्या है, सल्फर है। इसी तरह एलिमेंटल सल्फर, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और सल्फर कोटेड यूरिया, यूरिया के ऊपर सल्फर को कोट कर दिया जाता है, सल्फर की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तमाम खादें ऐसी हैं जिनके अंदर सल्फर मौजूद है। तो जब हम इन्हें ज़मीन में डालते हैं तो पता है क्या होता है, ज़मीन में मौजूद होते हैं सॉइल पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट एलिमेंटल सल्फर इनटू सोलोबल सल्फर। ये क्या करते हैं, एलिमेंटल सल्फर को सोलोबल सल्फर में तब्दील कर देते हैं। सर जी ये सोलोबल सल्फर और एलिमेंटल सल्फर क्या है? देखें भाई, इसमें जो सल्फर है वो एलिमेंटल सल्फर है, इधर भी एलिमेंटल सल्फर है, ये तो पक्की एलिमेंटल सल्फर है। तो एलिमेंटल सल्फर को पौधा जो है आसानी से टेकअप नहीं कर सकता। तो ये जो माइक्रोब और ज़मीन के पार्टिकल होते हैं ये सल्फर को ऐसी हालत में ले जाते हैं कि वो ईजिली वाटर में सोलोबल हो जाता है और ज़मीन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा बड़ी आसानी से उसको टेकअप कर लेता है। तो ऐसी सल्फर की शक्ल जिसको पौधा बड़ी आसानी से टेकअप कर सके उसे सोलोबल सल्फर कहते हैं। आगे चलते हैं, गन पाउडर, डिशू गोली हैं, वो गन पाउडर जो है, गन पाउडर ये गोली है, आपको पता है गोली के अंदर जो है, गोली के अंदर जो है यहाँ पे बारूद भरा होता है, ठीक है, उसे हम गन पाउडर कहते हैं। उसके अंदर 75% जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट होता है, KNO3, और उसके बाद 15% जो है इसके अंदर 15% ये होता है वुड चारकोल, जिसे आप कोयला भी कह सकते हैं, वुड चारकोल, कोयला भी आप कहते हैं या कार्बन भी कहते हैं, ओके। और 10% हम लोग इसमें डालते हैं सल्फर को। अब देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या काम है। ये जो वुड चारकोल है ना, ये मेन ईंधन होता है, फ्यूल होता है, इसी को आग लगती है, ये जलता है, ठीक है। और ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये ऑक्सीडाइज़र है, यानी ये जलने के अमल में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। क्योंकि गन पाउडर, क्योंकि गोली के अंदर जो है वो ऑक्सीजन तो है नहीं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये फ्यूल यानी कि वुड चारकोल जले, तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसको वुड चारकोल को आग लगाता है, इसको जलाने में इसकी हेल्प करता है। उसके बाद ये जो सल्फर है ये एक्स्ट्रा, यूँ समझ लें ये एक्स्ट्रा फ्यूल है और ये इंक्रीज कर देता है जलने के अमल को, इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, हेल्प करता है ताकि जल्दी जल्दी बारूद को आग लगे और वो शू करके आगे जाए, ठीक है। तो गन पाउडर के अंदर जो रिएक्शन होता है जब वो गन पाउडर जलता है तो वो रिएक्शन कैसा है वो आपने याद करना है। उसमें आपने पोटाशियम नाइट्रेट लेना है, KNO3 सबसे ज़्यादा यही है, तो इक्वेशन में भी 10 मोल आपने ये लेना है। उसके बाद आपने इसमें वुड चारकोल लेनी है जिसको हम कार्बन कह रहे हैं, कार्बन कितने लेनी है, 8 मोल आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने सल्फर लेना है, सल्फर जो है वो 3 मोल आपने लेना है। इन तीनों चीज़ों का रिएक्शन होता है गन पाउडर के अंदर। जब गन पाउडर जलता है तो 2 साल्ट बनते हैं, एक तो बनता है पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम कार्बोनेट। दूसरा बनता है पोटाशियम सल्फेट K2SO4, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम सल्फेट। तीसरा बनती है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि जलने का अमल हो रहा है। चौथा नाइट्रोजन गैस भी इसमें से रिलीज होती है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको जो है ना जनाब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 6 कितना हो गया 10 पोटाशियम, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन को, यहाँ पे 8 कार्बन हैं, 2 तो ये हो गए हैं, बाकी बचते हैं 6, तो 6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और नाइट्रोजन 10 हैं इधर, तो इधर 2 हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। तो ये रिएक्शन होता है गन पाउडर के अंदर, ठीक हो गया। वो पिछले दिनों मैंने एक गज़ल सुनाई थी जिसमें वो मैगज़ीन और पिस्तौल या गोलियों की बात करता है। वो क्या गज़ल थी कि मेरी उजड़ी हुई आँखों के सारे ख्वाब लौटा दो, मेरी उजड़ी हुई आँखों के सारे ख्वाब लौटा दो, अमानत में ख़यानत तो ज़मीनें भी नहीं करती, ज़रूरत मुझे दिन रात तवाइफ की तरह नचाती है, मैं जितने काम करता हूँ मशीनें भी नहीं करती, और तेरे दामन से क्या उम्मीद रखूँ मैं दिल नवाजी की, मदद आँखों की मेरी आस्तीनें भी नहीं करती, और बहादुर आदमी के हाथ भी तलवार होते हैं,
मदद बुज़दिलों की मैगज़ीनें भी नहीं करती। जी जनाब, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम ना इसी टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक नंबर 12.5 को स्टडी करेंगे, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फाइट, SO3-2 को सल्फाइट कहते हैं, सल्फाइट साल्ट इन प्रिजर्विंग द फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज होती है या सल्फाइट के साल्ट इस्तेमाल होते हैं। जैसे जूस के डब्बे हैं, जैसे आर्टिफिशियल डब्बों में फ्रूट पैक होते हैं, या कोई और मतलब चीज़ें जो पैक होकर आती हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उन्हें प्रिजर्व करके अंदर रखा जाता है। जरासीम उनके अंदर नहीं होते, अदरवाइज वो उन्हें ख़राब कर देंगे। तो क्या है, कैसे ये इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है, देखें। SO2 एंड सल्फाइट साल्ट, जैसे कि सोडियम सल्फाइट एग्जांपल ले ली, किल मार देते हैं या रोक देते हैं द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस, मोल्ड्स फंगस को कहते हैं। एंड दे प्रिवेंट, ये बचाते हैं, ऑक्सीडेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। इस तरीके से ये फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, फूड को गलने सड़ने नहीं देते, क्योंकि ये बैक्टीरिया हो, ये फंगस हो या ये यीस्ट हो, उनको ये मार डालते हैं, उनकी अफसाइश को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जनाब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता और ग़िज़ा ख़राब नहीं होती। एंड सेकंड थिंग इज़ दे इनहिबिट, ये रोक देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम्स को, दैट काज ब्रोविंग, खराबी पैदा करना, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल में खराबी पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ओके, दूसरा इसका जो क्विक चेक का क्वेश्चन है वो है, आपने लिखना है रिएक्शन ऑफ सल्फर विद HCl एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ सल्फर का रिएक्शन कराना है। पहली बात तो यह है कि HCl के साथ सल्फर रिएक्ट करता ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि सल्फर उस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी ऑक्सीडाइजिंग, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है उसके साथ सल्फर रिएक्ट नहीं करता। तो HCl जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो इसलिए सल्फर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद HCl at normal conditions because it is non oxidizing acid, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ओके हो गया। नेक्स्ट आगे जो दूसरा पोर्शन है यानी NaOH के साथ रिएक्शन वो होता है, वो आप देख लें कि सल्फर रिएक्ट विद हॉट यानी गरम गरम कंसंट्रेटेड गाढ़ा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म बनाता है अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2S एंड सोडियम सल्फाइड Na2SO3। ओके हो गया मेरे बेटे? यस सर। और इसी ऊपर वाली बात का जो रिएक्शन है वो मैंने आपके सामने लिखा है कि 3 मोल सल्फर लें, 6 मोल NaOH लें, हैं जी, 2 मोल सोडियम सल्फाइड बनेगा, 1 मोल सोडियम सल्फेट बनेगा, 3 मोल पानी बन जाएंगे। सही हो गया? यस सर सही हो गया। यहां पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इस आज के लेक्चर का जो दूसरा पोर्शन है दैट इज रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सल्फर का क्या रोल है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनके अंदर हम सल्फर को डालते हैं, सल्फर को ब्लेंड करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है तो कार्बन के साथ सल्फर का बॉन्ड बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन सल्फर बॉन्ड। और इसी कार्बन सल्फर बॉन्ड की इंपॉर्टेंस की वजह से ही हम सल्फर को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड। मैंने हेडिंग दी है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड। ठीक हो गया? देखें भाई क्या लिखा है, कार्बन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड। एंड कंटेनिंग वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं जिनके अंदर कार्बन सल्फर बॉन्ड होता है। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन सल्फर बॉन्ड होता है? वो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है थायोल या मरकेप्टान या थायोल, ये फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है SH इज द फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर सल्फर मौजूद है। इसे मरकेप्टो फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, इसे थायोल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। सेम इसी तरह से थायो ईथर होते हैं। थायो ईथर का फार्मूला होता है
RSR, जिस तरह नॉर्मल ईथर का फार्मूला आपने 10th में पढ़ा था ROR, ये है RSR, इसे बोलते हैं थायो ईथर। इसमें कार्बन और सल्फर के दरमियान बांड है। ओके, उसके बाद होता है सल्फोक्साइड्स, ठीक है। सल्फोक्साइड्स क्या होते हैं? ये R, ठीक है, इस जगह C डबल बांड O, इधर आ गया R। सर ये तो कीटोन है, बिल्कुल ये कीटोन है। अब आप ऐसा करें, इस कीटोन के अंदर जो है यहाँ पे कार्बन की जगह सल्फर लगा दें और इधर डबल बांड ऑक्सीजन लगा दें। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं सल्फोक्साइड्स फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद सल्फोन्स भी होते हैं। सल्फोन्स पता क्या होते हैं? RSO2R, इसे बोलते हैं सल्फोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं और इनके अंदर सल्फर होता है। और इनके अंदर सल्फर का होना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, और इनके अंदर सल्फर का होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है, क्योंकि सल्फर की मौजूदगी की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ड्रग्स। ये वो नहीं होते जो नशाई लेते हैं, सूटा लगाया। ड्रग्स से मुराद होता है मेडिसन, दवाइयाँ जो मरीजों को दी जाती हैं, तो ड्रग्स। अब ऐसी ड्रग्स जिनमें सल्फर होगा उन्हें सल्फा ड्रग्स कहते हैं। सल्फा ड्रग्स यानी सल्फर रखने वाली ड्रग्स, ठीक है। तो हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली है एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स, ये मेडिसिन का नाम है। एंटीबैक्टीरियल ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, और सल्फोनामाइड जो है ये उसका फार्मूला है ड्रग का, मेडिसिन का। और मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन, आंखों में डाली जाने वाली जो पेनिसिलिन होती है उसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड कहेंगे। सल्फोनामाइड में सल्फर होता है। और सेफेलोस्पोरिन, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ही है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरी ड्रग के बारे में बात करते हैं। ड्रग जैसे कि बीटा लैक्टम ड्रग का नाम है, सच एज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या है? अरे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन फॉर स्टमक, मैदे के लिए इस्तेमाल होती है। मैदे की तेजाबियत जब हो जाए तो हम लोग ये ओमेप्राजोल इस्तेमाल करते हैं। ओमेप्राजोल मुख्तलिफ नामों से बिकती है, बजाते खुद ओमेप्राजोल के नाम से भी बिकती है, और ज़्यादा मशहूर इसका जो कैप्सूल बिकता है वो राइजेक है। 20 mg में भी होता है, 40 mg में भी होता है। राइजेक उसका फार्मूला होता है ओमेप्राजोल। और ओमेप्राजोल कहाँ इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है GERD किसे कहते हैं? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है। देखें भाई, हमारा जो स्टमक है मैदा, और उसके ऊपर है खुराक की नाली ईसोफेगस, उनके दरमियान एक स्फिंक्टर होता है। अगर वो स्फिंक्टर कमज़ोर हो जाए, एक दरवाज़ा होता है, तो फिर मैदे में से जो HCl तेज़ाब है वो रिफ्लेक्स करके ऊपर आता है हमारी खुराक की नाली में, और हमें सीने में जलन महसूस होती है। हम कहते हैं हमें तेज़ाबियत हो गई है। इसी बीमारी का नाम ये लिखा हुआ है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में हम लोग ओमेप्राजोल मेडिसिन यूज़ करते हैं। दैट कंटेन सल्फ ऑक्साइड ग्रुप, जिसमें सल्फ ऑक्साइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सल्फ ऑक्साइड फंक्शनल ग्रुप ओके हो गया। यस सर। अब हम आगे चलते हैं। डाइज क्या होते हैं? रंगों को कहा जाता है, रंग, ठीक है। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पर कई जमाने लग जाएं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़कर तेरे नाम पे आने लग जाएं, तू अगर एक झलक दिखा दे अपनी उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, मैं जो पूछूं रंगों से ख्वाहिश उनकी, तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा शेर। अच्छा, डाइज जो है वो रंग होते हैं। तो ये जो मैं लिखता हूँ कि सेंथिसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ थायोनेशन और सल्फराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रो और अमाइनो ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रो या अमाइनो ग्रुप हो ना, उनके अंदर आप थायोनेशन या सल्फराइजेशन करके उन्हें डाइज बना लेते हैं। अब ये थायोनेशन से क्या मुराद है?
या सल्फराइजेशन से क्या मुराद है, ये तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। यानी नाइट्रो ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पे सल्फ़र का ग्रुप लगा दें, इसी तरह अमाइनो ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पे भी सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप लगा दें तो इसे थायोनेशन या सल्फराइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप को हटाकर या अमाइनो ग्रुप को हटाकर उधर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड डाल दें, सल्फ़र रखने वाला फंक्शनल ग्रुप डाल दें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थायोनेशन या सल्फराइजेशन, क्योंकि सल्फ़र को थायो कहा जाता है, सल्फ़र का दूसरा नाम है, यूँ समझ लें। तो इससे डाइज़ बनते हैं, डाइज़, ठीक है, रंग बनते हैं। और आगे वो लिखता है दीज कंपाउंड्स, ये जो डाइज़ होते हैं दैट कंटेन सल्फ़र लिंकेज, इनमें सल्फ़र लिंकेज होते हैं, जैसे कि कार्बन और सल्फ़र का बॉन्ड है, दिस इज़ कॉल्ड कार्बन सल्फ़र लिंकेज। और ये ज़्यादातर रंग, मैंने कहा हम डाइज़ पढ़ रहे हैं, तो ये जो कपड़ों को रंगने के लिए कलर इस्तेमाल होते हैं, काटन के कपड़ों को, जीन्स को, तो उनके अंदर जो डाई यूज़ होते हैं वो हैं ये दे गिव ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, खाकी जैसे सरकारी वर्दी होती थी, ग्रीन कलर, ठीक है, ये वो कलर इस कलर के होते हैं ये डाइस, ठीक है। उसके बाद मिसाल है हमारी बुक में सल्फ़र ब्लैक 1, सल्फ़र ब्लू एंड सल्फ़र ब्रिलियंट ग्रीन, मतलब ये बिल्कुल उन डाइस के नाम हैं जिन नामों से वो मार्केट में बिकते हैं। आखिरी बात आज के लेक्चर की क्या है, ऑर्डरेंट्स या फ्रेग्रेंस, खुशबू, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, अरे कौन जानता था रगे जान में उतर जाएगा, आखिर कभी तो वो रेत पे बैठी होगी, तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा, हैं। तो ये जो मरकेप्टॉन्स होते हैं ना, थायोल ग्रुप या मरकेप्टॉन CSH वाले, ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डर्स रखते हैं, खुशबू रखते हैं, इनमें फ्रेगरेंस होती है, इनमें खुशबू होती है। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये जहाँ जहाँ खुशबू देनी हो वहाँ वहाँ आप लोग सल्फ़र के थायोल वाले कंपाउंड्स को या मरकेप्टॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है थायोटर्पिनोल। ये बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो ग्रेप फ्रूट को एरोमा देता है, खुशबू देता है। ग्रेप फ्रूट माल्टे की तरह होता है, थोड़ा सा इसका कलर जो है गुलाबी गुलाबी होता है, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है, हल्का हल्का इसका कड़वा जायका भी होता है, खट्टा भी होता है। तो उसमें जो खुशबू होती है वो जिस कंपाउंड की होती है उस कंपाउंड का नाम है थायोटर्पिनोल, और थायोटर्पिनोल में कौन है, सल्फ़र है, ठीक है। आगे उसके बाद एक और आपके सामने कंपाउंड का नाम है सीज गाल्बेनम ऑक्साथायेन। ये क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे आप फ्रेग्रेंट कंपाउंड कहते हैं, मतलब खुशबू वाला कंपाउंड है, और इसे यूज़ किया जाता है कहाँ, फाइन फ्रेग्रेंस में। फाइन फ्रेग्रेंस सेंट्स वगैरह को कहते हैं, जो हम सेंट खुशबू लगाते हैं, आला किस्म की खुशबू को बोलते हैं फाइन फ्रेग्रेंस, महंगे वाली। शैम्पू में होता है, बड़े कमाल की चीज़ है, सोप साबुन में होता है ज़रा सा लक्स, तो फिर इस कंपाउंड में भी सल्फ़र पाया जाता है। और इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी सल्फ़र के कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन जो ख़त्म हुआ। तो प्यारे बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।